ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस बोली लाल आंख की जगह क्यों बिछाया रेड कारपेट। बीजेपी ने कहा जो 1962 से नहीं हुआ वो अब हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सामने उठाया एलओसी पर ड्रोन भेजने का मुद्दा। डीजीएम स्तर की बातचीत में दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है। आर्मी चीफ बोले पाकिस्तान ये ना भूले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हैदराबाद में जानलेवा चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक महिला और पुलिस वाला बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस के एक्शन में करीब 2 करोड़ का मांझा जब्त किया गया। 200 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। 10 मिनट में डिलीवरी के वादे पर लगेगी लगाम। केंद्र सरकार ने कंपनियों से ऐसे दावे हटाने को कहा है। खतरे में जान डालने को बढ़ावा न देने के निर्देश दिए गए हैं। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धर्मनगरी मथुरा से सामने आए एक अजीबोगरीब से मामले की। दरअसल मथुरा में एक ई रिक्शा ड्राइवर को सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद भी वो घबराया नहीं, बल्कि सांप को उसने पकड़ा और अपनी जैकेट में डाला और फिर पहुंच गया जिला अस्पताल। डॉक्टर से कहा कि ये रहा मैं और ये रहा ये सांप, अब करो मेरा इलाज। ई रिक्शा चालक दीपक इसका दावा है कि इसे सांप ने काट लिया। लोगों ने पूछा सांप कहाँ है, फिर जिस तरह से इसने सबूत दिखाया उससे हर कोई हैरान रह गया। क्या हो गया? मैं आधे घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। सांप कहाँ है? दिखाओ। इसमें खा लिया है आपको? हाँ। नहीं लेके क्यों? इधर साइड में और जेरा निशान। आधे घंटे पहले आया था, मना कर दी। सांप को तो ऐसे जैकेट में रख लिया मानो कोई सामान। भला जहरीला सांप लेकर ऐसे कौन घूमता है? जो सांप ने उसे काटा उसे किसी डब्बे की बजाय जैकेट में ही डाल लिया और बताया कि अस्पताल में सुनवाई नहीं हुई तो उसने जाम लगा दिया। वृंदावन से यहाँ तक आ गया जब रोड पे जाम लगाया मैंने। अच्छा, यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी फिर? जाम लगाने पर पुलिस वालों ने जब कारण पूछा तो उसे भी सांप निकाल कर दिखा दिया। वहीं अस्पताल की तरफ से जानकारी आई कि दीपक सांप लेकर अंदर चला गया था, जिसे बाहर छोड़ने पर इलाज की बात कही गई थी, लेकिन दीपक सांप छोड़ने के बजाय सड़क पर जाम लगा दिया। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद सांप को डिब्बे में बंद किया गया, तब जाकर दीपक का इलाज किया गया। सांप भी सोच रहा होगा किस मुसीबत को काट लिया। सांप कहाँ है? दिखाओ। भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एक छात्र के साथ हैवानियत का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बीयू कैंपस में लात घूंसे चलने लगे। सबसे पहले लाल रंग का बैग लिए एक छात्र ने हमला किया, जिसके बाद दूसरे गुट के छात्र डंडा लेकर उस पर बरस पड़े। छात्र और उसके दोस्त को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर मारा। छात्र संगठन एनएसयूआई पर छात्रों को पीटने का आरोप है। हालांकि ये झगड़ा किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमणकारियों में उस वक्त हड़कंप मचा जब दारोगा सुनीता चौधरी खुद अतिक्रमण हटवाने निकल पड़ी। दारोगा सुनीता चौधरी ने पहले प्यार से अतिक्रमण हटाने के लिए समझाया और जो नहीं माने फिर उनके खिलाफ सख्ती भी दिखाई। ये दुकानदार रोड पर ठेला लगाकर सामान बेच रहा था, लेकिन दारोगा सुनीता चौधरी ने उस ठेले को हटवा दिया। ठेला हटवाने के बाद दारोगा सुनीता चौधरी एक कपड़े की दुकान पर पहुंची, जिसने पूरे फुटपाथ पर ही अतिक्रमण कर रखा था। फुटपाथ पर कपड़े टंगे हुए देखे तो सुनीता चौधरी गुस्से से आग बबूला हो गई। तो लगा दो, ये कम से कम पैदल चलने वालों के लिए रहेगा तो आसानी से जाएगा। यहाँ आपकी गाड़ियाँ लगी रहती हैं। दारोगा सुनीता चौधरी ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वो सड़क पर अतिक्रमण न करें, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। भगवान श्री राम को समाजवादी बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र मस्त अभी भी अपने बयान पर कायम है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी के सांसद ने भगवान राम को पीडीए वाला बताया है। उन्होंने किसी राजा महाराजा से मां सीता के अपहरण के बाद सहयोग नहीं लिया। उन्होंने सहयोग अगर किसी से लिया तो अपने गरीब साथियों से लिया, उनको गले लगाया और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी, छुआछूत था, जो मनुवाद था, उसके खिलाफ वो जाकर के उन्होंने बनवासी को गले लगाया। इधर बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। प्रभु श्री राम वो थे जिन्होंने पिता के आदेश पे
1 सेकंड में अयोध्या छोड़ दिया था। और हमारे मौलाना अखिलेश जी तो ऐसे हैं कि पिता को ही पार्टी से निकाल दिया। कुल मिलाकर यूपी में इन दोनों भगवान राम सियासत का आधार बन गए हैं। भगवान राम को समाजवादी बताने पर जगत गुरु राम भद्राचार्य भी भड़क गए हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो मुलायम सरकार में राम भक्तों पर गोलियां क्यों चली थी। राम भद्राचार्य ने समाजवादी पार्टी से चुभते हुए सवाल पूछे। स्वर्गीय मुलायम सिंह ने 1990 में राम मंदिर का काम कर रहे निहत्थे कार्यसेवकों पर क्यों गोली चलवाई थी? क्यों अयोध्या को खून से रंगवा दिया था? राम भद्राचार्य की तरह कई और कथावाचक भी भड़के हुए हैं। इन लोगों को रामायण की थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं है। मैं तो अखिलेश जी से कहूंगा प्लीज अपने लोगों को रोक के रखें और फिर ये न कहें कि हम उनके विरोधी हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि राम सिर्फ सनातनी थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी से स्कूटी समेत 4 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब कारोबारी अपनी दुकान से अपने घर लौट रहा था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार 5 बदमाश उससे लूटपाट करते दिखाई दिए। कारोबारी जैसे ही एक गली से निकलकर मेन सड़क पर पहुंचा, उसका पीछा कर रहे 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसे पीटा और फिर स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि कारोबारी ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकले। बताया गया कि स्कूटी में 4 लाख रुपए थे। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण के तहत दाल मंडी में अब तक 186 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। वाराणसी में लगातार पीला पंजा गरज रहा है। सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत आज भी कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। हालांकि बुलडोजर एक्शन का हल्का फुल्का विरोध भी हुआ। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग नई सड़क से चौक थाने तक 17.5 मीटर की सड़क बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। सड़क निर्माण का उद्देश्य दाल मंडी परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर तक भक्तों की पहुंच को आसान बनाना है। लेकिन मणिकर्णिका घाट कॉरिडोर के निर्माण को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर घमासान छिड़ गया। बुलडोजर से मूर्ति और मंदिर तोड़े जाने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पाल समाज भड़क गया है। नीचे मंदिर है, शिवलिंग था और माता की मूर्ति थी, तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पाल समाज मांग कर रहा है कि जो मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए हैं उनका पुनः निर्माण किया जाए। लोगों का कहना है कि सरकार विकास करे, लेकिन विकास के नाम पर मंदिर तोड़े जाएं तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाइक चोरी करके भाग रहे एक चोर की उस वक्त शामत आ गई जब बाइक चोरी करते हुए उसे बाइक मालिक ने देख लिया। बाइक मालिक ने पीछे से बाइक पकड़ी तो चोर उसे जमीन पर घसीटने लगा। बाइक चोर पकड़ में आया तो उसकी लोगों ने जबरदस्त मरम्मत की। 8-10 लोगों ने चोर को चारों तरफ से घेरा और उसे जी भर के मारा। किसी ने बाल पकड़कर खींचे तो किसी ने लात और घूंसे बरसाए। ये लोग इसलिए भी गुस्से में थे क्योंकि बाइक मालिक जब बाइक पीछे से पकड़कर खींच रहा था तो चोर ने बाइक नहीं रोकी थी, जिसकी वजह से वो गिर गया था। वो चोर गाड़ी लेके भाग रहा था, हमने उसको पकड़ा, वो 20 फीट हथरा हमको घिस के भागा, फिर भी हमने गाड़ी नहीं छोड़ी। लोगों ने चोर को ऐसा सबक सिखाया कि शायद अब ये दोबारा चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। बड़ी खबर बीएमसी चुनाव से जुड़ी आ रही है। महाराष्ट्र में निकाय और बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजे सामने होंगे। तो आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, जिसमें सभी दलों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत दिखाई और अब इंतजार है वोटिंग डे। 15 जनवरी को मतदान होना है और अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज वो हुआ है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी। एआई की रेस में आगे बने रहने के लिए दुनिया की 2 दिग्गज कंपनियों गूगल और एप्पल ने हाथ मिला लिया है। इस समझौते के तहत अब एप्पल का सीरी गूगल के जेमिनाई एआई की मदद से काम करेगा। बताया जा रहा है कि एआई के रेस में एप्पल का सीरी पिछड़ने लगा था, जिसके बाद एप्पल ने एआई के लिए गूगल से समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी।
देखिए, आने वाले दिनों में एप्पल के आईफोन, आईपैड और मैक के गूगल के जेमिनाई एआई वाले फीचर्स मिलेंगे उसमें। दावा यह किया जा रहा है कि जेमिनाई एआई की मदद से सीरी पहले से बेहतर और पर्सनल स्तर पर काम कर सकेगा। इस डील के साथ ही गूगल के जेमिनाई एआई की पहुंच एंड्रॉइड के साथ आईओएस सिस्टम तक हो जाएगी। गूगल का जेमिनाई एआई सैमसंग के सभी एंड्रॉइड फोन में पहले से ही उपलब्ध है। एप्पल और गूगल की इस डील से एक्स के सीईओ एलॉन मस्क काफी नाराज भी हो गए हैं। मस्क की दलील है कि इस डील के बाद गूगल जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मस्क खुद लंबे समय से एप्पल से एआई डील हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के कोंडली इलाके में ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली एक कंपनी के डिलीवरी बॉय को बेरहमी से पीटा गया। डिलीवरी बॉय का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने परफ्यूम इस्तेमाल कर लिया। इस बात से स्टोर का मालिक इतना नाराज हुआ कि उसकी जमकर पिटाई कर दी। स्टोर मालिक ने पहले डिलीवरी बॉय को मुर्गा बनने की सजा सुनाई, जिसके बाद स्टोर में ही वो काफी देर तक मुर्गा बना रहा। लेकिन इतने से भी स्टोर मालिक का दिल नहीं भरा। इसके बाद उसने ताबड़तोड़ उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने स्टोर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना जोर लगाया। किसी ने मराठी का मुद्दा उठाया तो किसी ने बुर्के वाली मेयर का नारा लगाया। इस शब्द संग्राम के बीच मंत्री नितेश राणे ने भड़काऊ भाषण देकर माहौल गर्म कर दिया और विरार के लोगों को संबोधित करते हुए नितेश राणे ने विवादित बयान दिया कि यहाँ कोई भी आई लव मोहम्मद वाला चुन के नहीं आना चाहिए। नितेश राणे ने कहा कि अगर आई लव मोहम्मद वाले चुन कर आए तो लैंड जिहाद, लव जिहाद के नाम पर हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने की साजिशें करेंगे। उनको लगता है ये वसई विरार उनके अब्बा के पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का है। उनको मालूम नहीं ये देवा भाऊ का महाराष्ट्र है। मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। अभी योगी जी का फोटो इधर आएगा तो मतलब बुलडोजर इधर चलेगा। नितेश राणे ने कहा कि बीएमसी में आई लव महादेव वाला ही मेयर बनना चाहिए। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। ये सब आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है। वसई और विरार बीएमसी और निकाय चुनाव की दौड़ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी है। धर्म वाला सियासी दाव से चुनाव जीतना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के धुले में विक्टिम कार्ड खेला और मुसलमानों पर जुल्म होने का आरोप लगाया। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। धुले शहर के वरजाई रोड स्थित मैदान में अकबरुद्दीन गो रक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर हत्या को मुद्दा बनाया, हिजाब खींचने का जिक्र किया और बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, जब तुम चाहे जब हम नहीं लड़ेंगे, मैं मुकर्रर करूंगा वक्त कब लड़ना। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमान दुश्मन की जाल में नहीं फंसेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में चुनाव प्रचार थम चुका है। बीएमसी में 227 वार्ड के लिए 1700 प्रत्याशी मैदान में। बीएमसी में शिवसेना, उद्धव गुट और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एक साथ हैं, क्योंकि बीएमसी में ठाकरे परिवार की पकड़ कमजोर पड़ गई है। उनका मुकाबला बीजेपी, शिवसेना, शिंदे की महायुति से है। वहीं कांग्रेस गठबंधन और एनसीपी गुट अलग अलग लड़ रहे हैं। 15 जनवरी को मतदान होना है और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। इसलिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा की पुख्ता तैयारी कर रखी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुंबई पुलिस ने शहर में मार्च किया, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषाओं से मुंबई का माहौल गर्म है। इस बार के चुनाव में मराठी बनाम बाहरी, नेशन फर्स्ट नहीं करप्शन फर्स्ट, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, बांग्लादेशी घुसपैठिया, हिजाब बुर्के वाली मेयर, लव जिहाद, लैंड जिहाद, असली वर्सेस नकली हिंदुत्व के मुद्दे ही छाए रहे। कई जगह हिंसक झड़पें भी हुई। सरकार में साथ रहने वाला शिंदे गुट डोंबिवली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही भिड़ गया। शिंदे गुट ने पैसा बांटने का आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं पर हमला कर दिया, जिसमें बीजेपी के 2 और शिंदे गुट के 2 नेताओं को चोटें लगी।
बीजेपी उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमकार नाटेकर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार नितिन पाटिल को भी गंभीर चोटें आई थी। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों ने जमकर मारपीट की। बीजेपी का स्थानीय नेता कार्यकर्ताओं के कंधे से उतरा और शिंदे गुट की ओर दौड़ पड़ा। बीजेपी के कार्यकर्ता शिंदे गुट पर टूट पड़े और जमकर मारपीट की। बीएमसी में साथ लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता अंबरनाथ में एक दूसरे को घायल कर देने पर आमादा थे। मारपीट की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई, उसके बाद बहस होने लगी और फिर मामला इतना बिगड़ गया। सहयोग ठीक था कि पुलिस ने दोनों पक्षों को तुरंत अलग कर दिया, नहीं तो इस झड़प में कई कार्यकर्ता घायल हो सकते थे। अब सवाल है कि बीएमसी समेत 29 निकायों में चुनाव हो रहा है, फिर बीएमसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों सभी दल इसे जीतने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं? तो इसका सवाल का जवाब यह है कि मुंबई देश की सबसे अमीर नगर महापालिका है, जिसका बजट 74,427 करोड़ रुपए है। बीएमसी का बजट हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा है। यही नहीं, 8 छोटे राज्यों से बीएमसी का बजट बड़ा है। बीते 25 साल से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है। 2017 के बाद 2022 में चुनाव होना था, लेकिन नहीं हुआ, इसीलिए 2026 का चुनाव महत्वपूर्ण है। अब एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन 5 कर्मचारियों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है, जिसकी वजह से ये बर्खास्त किए गए हैं। बर्खास्त किए गए आरोपियों के नाम अशफाक, तारिक, बशीर, फारूक और यूसुफ बताए जा रहे हैं। तो आतंकियों के मददगार इन सरकारी कर्मचारियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बर्खास्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। किसानों ने 1 पैसे का लोन तक लिया नहीं और उनके नाम पर लाखों की धोखाधड़ी हो गई। किसानों को इस बात की जानकारी तक तब हुई जब धान बिक्री के बाद उनके खाते में पैसा कटने लगा। किसान के बैंक खाते से लोन की ईएमआई कटी तो किसान परेशान हो गए। किसानों ने एकजुट होकर बैंक स्टेटमेंट और धान खरीद समिति के रिकॉर्ड की जांच कराई तो फर्जीवाड़े की परतें खुल गई। जांच में सामने आया कि 2500 से ज्यादा किसानों के नाम पर 20 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया है। आरोप है कि किसानों को बिना बताए ये फर्जीवाड़ा धान समिति के प्रबंधक ने किया है। लेकिन किसानों के सामने बड़ी मुसीबत ये है कि जिस प्रबंधक पर उन्हें शक है वो 1 महीने पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है। किसान अब परेशान है। खाते से पैसे कटने के डर से वो अपना धान नहीं बेच रहे हैं। धान दिए, धान सब कट गया उसमें। लोन तो नहीं लिए हैं सर, उसमें 30,000 लोन लिया था लेने के लिए, इसमें 3 लाख लोन बता रहे हैं। किसानों ने अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। किसान मांग कर रहे हैं कि जो लोन उन्होंने लिया ही नहीं उसका पैसा उनसे ना वसूला जाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उस वक्त लोगों के होश उड़ गए जब रिहायशी इलाके के पास जंगल में आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि कई घंटे बाद भी शोले भड़कते रहे और रात के अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। अंगारों की तस्वीरें देखकर पूरा इलाका हिल गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। आग की लपटों की आवाज 1.5 किलोमीटर दूर तक मुझे सुनाई दे रही है। आग बढ़ती ही जा रही है और यह आग देखते ही देखते बारामूला के जंगलों से घरों के करीब भी पहुंच गई। डरे सहमे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। 500 मीटर की दूरी रह चुकी है जहां पे मकान है। भयंकर आग को बुझाने में फायर फाइटर्स के साथ वन विभाग और सेना के जवान भी लगे हुए हैं। सर्दी के मौसम में जंगल में आग लगने से सब हैरान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये ज्वाला कैसे भड़की। एक आदत कैसे किसी का भांडा फोड़ सकती है, इसकी जीती जागती तस्वीर आई मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां एक चोर की गुटखा खाने की आदत ने शहर की एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश कर दिया। ये जनाब साथियों के साथ ज्वेलरी शॉप में चोरी करने आए थे। मुंह ढक रखा था, दुकान में घुसे और चोरी की, फिर फरार हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन गुटखा खाने की लत ने कहीं का नहीं छोड़ा। असल में चोरी से ठीक पहले रेकी करते समय चोर गैंग के एक सदस्य ने। कल मकर संक्रांति है और इस मौके पर देश के तमाम हिस्सों में पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन इस दौरान कुछ लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं जो हर साल लोगों की जान लेता है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक और नायलॉन का बना होता है जो आसानी से नहीं टूटता है।
साथ ही उसे मजबूती देने के लिए उस पर केमिकल का एक लेप भी चढ़ाया जाता है। पतंग कटने या डोर टूटने के बाद चाइनीज मांझा शहर की सड़कों और गलियों में लटकता रहता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आते जाते लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आते हैं और फिर जख्मी हो जाते हैं। चाइनीज मांझे का शिकार ज्यादातर पैदल चलने वाले लोग और दोपहिया सवार ही बनते हैं, खासतौर पर दोपहिया सवार, क्योंकि उनकी रफ्तार तेज होती है और जब तक वो कुछ समझ पाते हैं तब तक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन या शरीर के दूसरे हिस्सों को काट चुका होता है। एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि वो पतंग जरूर उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। चाइनीज मांझे की जगह सादा धागा ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी समझदारी कई इंसानों और बेजुबानों की जान भी बचा सकती है। साथ ही सभी दर्शकों से यह भी अपील है कि पतंगबाजी के मौसम में सिर और गर्दन को ढककर चलें। बाजार में बिक रहे चाइनीज मांझे पर नकेल कसने के लिए पुलिस भी एक्शन में है। ये तस्वीर हैदराबाद की है, जहां पुलिस वाले पतंग की दुकानों पर जाकर ये चेक कर रहे हैं कि कहीं चाइनीज मांझा तो नहीं बेचा जा रहा। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक बीते कुछ दिनों की छापेमारी में करीब 2 करोड़ रुपए का चाइनीज मांझा जब्त किया जा चुका है और इसे बेचने के आरोप में करीब 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस बीच हैदराबाद में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला बुरी तरह जख्मी हो गई, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ड्यूटी पर जा रहे एक पुलिस वाले की गर्दन भी चाइनीज मांझे से कट गई। 3 दिन पहले 4 साल का एक बच्चा अपनी छत पर खेलने के दौरान चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। उसकी गर्दन पर इतने गहरे जख्म आए कि डॉक्टरों को 20 टाँके लगाने पड़े। इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख घूमने गए यूपी के 4 लोग लापता हो गए हैं। पैंगोंग झील इलाके में ये लापता हुए हैं। चारों युवकों की तलाश की जा रही है। तो लद्दाख घूमने गए थे ये सभी, लेकिन पैंगोंग झील इलाके में लापता हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस मुस्लिम छात्र को आग लगाने की घटना में अब एक नया मोड़ आ गया है। पीड़ित छात्र के बयान ने पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू कॉलेज के छात्र फरहाद को 8 जनवरी को जलाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले पुलिस ने दीपक और आरुष को गिरफ्तार कर दावा किया था कि आरोपी हिंदू युवकों ने फरहाद को इसलिए आग लगाई क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था और उसके नंबर हमेशा ज्यादा आते थे। लेकिन एबीपी न्यूज से बातचीत में पीड़ित फरहाद ने साफ कहा कि दोनों छात्र उसकी क्लास के है ही नहीं। बाकी वो दोनों मेरी क्लास में है ही नहीं, उसमें नंबर अच्छे आने या बुरे आने से क्या मतलब। फरहाद ने साफ कहा कि आरोपी दीपक और आरुष से उसका कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि दीपक से तो वो करीब 1 महीने पहले कॉलेज के मैदान में खेलते समय मिला था। फरहाद ने योगी सरकार से न्याय की मांग करते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपील की। टीवी एक्ट्रेस माही विज एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक्टर जय भानुशाली से तलाक के कुछ ही दिन बाद माही विज ने अपने नए रिश्ते को लेकर वो चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि माही इस बात से काफी नाराज हैं। माही विज और नदीम कुरैशी के रिश्ते के चर्चे तब गर्म हुए जब माही ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, जिसे मैंने चुना उसे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संयोग से नहीं बल्कि दिल से। तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि तुम मेरा सहारा हो, मेरी ताकत, मेरा घर हो। आई लव यू नदीम। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे कि माही विज की शादी इसी वजह से टूटी। हाल ही में माही विज और एक्टर जय भानुशाली के बीच 14 साल की शादी के बाद तलाक हुआ। माही विज ने अब नदीम के साथ तस्वीर को लेकर लोगों और मीडिया पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के एक दावे ने बीजेपी को सवालों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के नेताओं से गुप्त मुलाकात की है। दावा है कि ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर के भीतर की है, जहां बीजेपी के नेता और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों को मारा, जो चीन लद्दाख में अतिक्रमण करके बैठा है और अरुणाचल में गांव बसा रहा है, उसके साथ बैठक की क्या मजबूरी है। कांग्रेस इसे देशद्रोह बता रही है और गुप्त समझौते के बारे में पूछ रही है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। इधर बीजेपी ने जवाब दिया है कि अब सीमा पर तनाव कम हो रहा है और जिन इलाकों में 1962 के बाद से पेट्रोलिंग नहीं होती थी, वहां भी भारत के जवान पहुंचने लगे हैं। एक बार फिर यह बहस काफी तेज हो गई है कि राहुल गांधी राम मंदिर में दर्शन के लिए कब जाएंगे, और यह मुद्दा उठाया है कांग्रेस के ही एक सांसद ने, जिनका दावा है कि राहुल गांधी बहुत जल्द अयोध्या आने वाले हैं।
तनुज पुनिया ने ये दावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे। कांग्रेस सांसद के इस बयान ने बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया। राम मंदिर से दर्शन करेंगे तो उनका भाग्य जो है महादेव आशीर्वाद दे देंगे, सद्बुद्धि दे देंगे कि देश के प्रति जहर ना उगले, कर ले दर्शन तो सद्बुद्धि आ जाएगा। हालांकि राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। बांग्लादेश में एक चर्चित हिंदू गायक प्रलय चाकी की मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं? ये सवाल इसलिए भी यहां उठ रहे हैं क्योंकि हिंदू गायक प्रलय चाकी की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गायक प्रलय चाकी के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में उन्हें समय पर इलाज नहीं दिया गया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही इसीलिए बरती गई क्योंकि वो हिंदू हैं, जबकि बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि हिंदू गायक प्रलय चाकी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। बड़ी बात देखिए ये भी है कि परिवार के लोग जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्राकृतिक मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी है। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज के माघ मेले में आग लगी है। नारायण शुक्ला धाम शिविर में ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है, ये एक राहत की बात है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है और वहीं पर यह शिविर मौजूद था जिसमें किन्हीं कारणों से आग लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग को जैसे ही इसकी सूचना मिली वो मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाने का काम शुरू हुआ। नारायण शुक्ला धाम शिविर में ये आग लगी थी, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में यह शिविर था जिसमें आग लगी है। अब आग कैसे लगी, इसमें नुकसान कितना हुआ है, फिलहाल इसकी जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान की जहां नजर होती है, भारत को उसकी पूरी खबर रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने चुपके से बॉर्डर के इलाके में अपनी ट्रेनिंग कैंप दोबारा से शुरू किए। उसे यह लगा होगा कि भारत को कहां ही पता चलेगा, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सेना ने यह बता दिया कि उन्हें हर चीज की खबर है। सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए कैंप्स को पाकिस्तान दोबारा शुरू करने में लगा है। फिलहाल बॉर्डर पर 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। सेना को पता है कि वहां अभी भी आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है। चेतावनी दी गई है कि अगर कोई नापाक हरकत हुई तो उन कैंप्स को पहले की तरह उड़ा दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम। खबर है कि उन ट्रेनिंग कैंप्स में पाकिस्तान के पाले हुए 100 से 150 आतंकी रह रहे हैं। आज भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को फिर से यह कह दिया कि अगर उसने कोई गलती की तो छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन्स का मकसद भी बताया और यह भी बताया कि वो अभी ही आखिर क्यों आ रहे हैं। देश के राजनेताओं के साथ सेना प्रमुख ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर रिमेन्स ऑनगोइंग। एनी फ्यूचर मिसएडवेंचर विल बी रेजोल्यूटली रिस्पोंडेड टू। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन को उन्होंने जासूसी का एक जरिया बताया। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं है। सेना प्रमुख के मुताबिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान चेक कर रहा था कि कौन सा इलाका है जहां सेना की तैनाती कम हो, कोई गैप को जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख से कोई ऐसी जगह नहीं है। सेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के सैन्य अफसरों से ड्रोन पर बात की गई है। आतंकियों के इरादों को नाकामयाब करने के लिए सेना तैयार बैठी है। वैसे तो तैयारी हमेशा ही होती है, लेकिन अभी रविवार को पाकिस्तान का ड्रोन दिखा, फिर अभी 26 जनवरी भी आ रही है। ऐसे में किसी अनहोनी से देश को बचाने के लिए बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं और पूरी तत्परता के साथ भारतीय सेना के जवान बॉर्डर से लगने वाले इलाकों में गश्त करते दिखे। किसी के हाथ में लाठी थी तो किसी के हाथ में राइफल। ये लोग जंगल में घुसपैठ के रास्तों की छानबीन कर रहे थे।
हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और ये सुरक्षा बलों के जवान उन रास्तों को खंगाल रहे हैं जो यहाँ घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते रहे हैं। इससे पहले शनिवार को रात 7 से 7:30 के बीच कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के ड्रोन्स दिखे। इस पर वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। हम अपनी आर्मी के साथ जीते हैं। कभी भी फायरिंग होती है ना तो हम घर नहीं छोड़ते। बॉर्डर पर जवान और आम इंसानों के बीच की ये जोड़ी पाकिस्तान के नापाक इरादों को हैरान करने के लिए खड़ी है। अब एक ऐसी खबर जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये खबर है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे क्विक कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी के बारे में। केंद्र सरकार ने 10 मिनट वाली फटाफट डिलीवरी पर लगाम लगा दी है। केंद्र सरकार के दखल पर क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने 10 मिनट में डिलीवरी वाला जो दावा है वो छोड़ दिया है। 10 मिनट में सामान पहुंचाने का दावा करने वाले ब्लिंकिट और दूसरे प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी का लोगो हटा दिया गया है। बाकी कंपनियों ने ऐसे दावों को जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार ने यह कदम गिग वर्कर्स या डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। सामान पहुंचाने की जल्दबाजी में अक्सर डिलीवरी बॉय हादसे का शिकार हो जाते हैं। 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में सुरक्षा से खिलवाड़ का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी डिलीवरी बॉय के साथ वीडियो बनाकर उनकी समस्या उठा चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हाँ, ये आप सबके एफर्ट से और आप सबने एकजुट होकर जो आवाज उठाई उसी से संभव हो पाया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस ने सरबानू खातून नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये महिला भारत माता की जय की जगह जय बांग्ला के नारे लगा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में एक शख्स ने महिला को भारत माता की जय बोलने को कहा, लेकिन इस बात से वो नाराज हो गई और जय बांग्ला के नारे लगाने लगी। भारत माता की बोलो, भारत माता की। बताया गया कि ये महिला हुली मंगला इलाके में एक अस्थायी बस्ती के पास बने शेड में रहती है, जहां कुछ दिन पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध बांग्लादेशियों के रहने का दावा किया था। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया कि आरोपी महिला बांग्लादेश की है कि नहीं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।